तो आज से जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपको अपना बचपन याद आ सकता है, एवं आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उनको देखकर आप जब अपनी पढ़ाई से लिंक करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। आज हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था की। ठीक है, जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद जन्म के पहले एवं उसके बाद मस्तिष्क आश्चर्यजनक गति से विकसित होता है। ठीक है, आपके जन्म के पहले और बाद में जो मस्तिष्क में जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, एक अलग ही गति से होती हैं। भाषा, प्रत्यक्षण एवं बुद्धि, ये जो तीन चीज़ें हैं, भाषा, प्रत्यक्षण एवं बुद्धि, लैंग्वेज, आपका परसेप्शन और आपकी जो इंटेलिजेंस है, इसमें क्या होता है, जो आपका मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग काम करता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन्म के ठीक पहले, आपके जन्म के ठीक पहले क्या होता है, नवजात शिशुओं में क्या होता है, कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे बॉडी में सेल होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अधिकांश मस्तिष्कीय कोशिकाएं रहती हैं। ठीक है, तो जितने भी सेल डेवलप होते हैं, जितनी भी कोशिकाएं एक शरीर में उत्पन्न होती हैं, उससे पहले, जन्म के पहले सबसे अधिक कौन सी होती है, मस्तिष्कीय कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के मध्य तंत्रिकीय संधि तीव्र गति से विकसित होती है। तो इनके मध्य क्या विकसित होता है और तेज, तंत्रिकीय संधि तीव्र गति से विकसित होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, जब भी सेल डेवलप होगा, जो भी कोशिका डेवलप होगी, सबसे पहले आपकी कौन सी होगी, मस्तिष्कीय कोशिकाएं। जो आपके ब्रेन में जो सेल्स हैं वो पहले डेवलप होंगे। जीवन की कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रियाएं नवजात शिशु में उपस्थित रहती हैं। हमको लगता है कि छोटा सा बच्चा है, क्या कर लेगा वो, ठीक है, 6 महीने का है, 8 महीने का है, वो आपको लगता है क्योंकि आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशन उतना बढ़ चुका है। लेकिन क्या जन्म के बाद वो बच्चा इतना असहाय होता है? नहीं। कैसे? कुछ क्रियाएं जो आवश्यक है वो नवजात शिशु में उपस्थित रहती हैं, चाहे वो मानव का हो, चाहे वो जानवरों में हो। जैसे सांस लेता है, अंगूठा चूसता है, निगलता है एवं शरीर के अपशिष्ट पदार्थों यानी कि मल मूत्र का त्याग भी या विसर्जन भी कर सकता है। ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि बेटा अभी आप 2 महीने के हो तो ये करो, या आप 4 महीने के हो तो आपको मल मूत्र का त्याग करना है। ऑटोमेटिकली वो क्रियाएं क्या हैं, डिफ़ॉल्ट सेट हैं। अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में, बच्चा पैदा हुआ, प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु यह बताने में सक्षम होता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। तो छोटे बच्चे क्या बता सकते हैं, मात्र 1 हफ्ता, आप समझते हैं, आपके पैदा होने के खाली 1 हफ्ते बाद आप ये बताने में सक्षम थे कि जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो किस ओर से आ रहा है। अन्य स्त्रियों की आवाज़ तथा अपनी माँ की आवाज़ में अंतर कर सकते हैं। सोचिए, इतना छोटा सा बच्चा सिर्फ 1 महीने के बाद, सिर्फ 1 सप्ताह के बाद वो क्या कर सकता है, 1 सप्ताह में वो इतना तेज़ हो जाता है कि बता सकता है कि कौन सी उसकी माँ की आवाज़ है और कौन सी उसकी माँ की आवाज़ नहीं है। एवं सामान्य हाव भाव का अनुकरण कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जीभ बाहर निकालना, मुंह खोलना आदि। ये जो क्रियाएं हैं किस में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ये सब शैशवावस्था में। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ बात। अब बात करते हैं पेशीय विकास किस तरह से होता है। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो प्रतिवर्त होते हैं, जो उद्दीपकों के प्रति स्वचालित एवं स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनुक्रियाएं होती हैं, से संचालित होती हैं। ठीक है, तो जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, चीज़ों को उठाना, करना, देखना, वो सब क्या होता है, रिफ्लेक्स ऑलरेडी सेट होता है। ये आनुवंशिक रूप से प्राप्त अतिजीविता तंत्र है। तो ये रिफ्लेक्स कैसे मिलते हैं हमको, अनुवंश में मिले हैं, तथा बाद के पेशीय विकास के लिए ये आधारभूत इकाइयाँ हैं। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये जो प्रतिवर्त अभी आप बचपन में कर रहे हैं, ये आपके आने वाले भविष्य में ये आपके पेशीय विकास को क्या करते हैं और इसको सुदृढ़ बनाते हैं, और ये क्या है, आधारभूत इकाइयाँ हैं। ठीक है, नवजात शिशुओं को सीखने के अवसर मिलने के पहले प्रतिवर्त अनुकूली तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो किस रूप में कार्य करता है, जो रिफ्लेक्सेस है, अनुकूली तंत्र। कैसे देखते हैं, कुछ प्रतिवर्त कैसे हैं, जैसे खांसना, ठीक है, पलक झपकाना तथा जमाई लेना। किसी ने बैठ के क्या आपको कभी सिखाया है कि आप ऐसे जमाई लीजिए या आपको पलकें ऐसे झपकानी है? नहीं। क्या है, हमको रिफ्लेक्सेस मिले हैं। हमको कैसे मिले हैं, अनुवंशिक रूप से। आज से हज़ार करोड़ों साल पहले जो भी हमारे परदादा परदादी रहे होंगे, उन्होंने क्या चला आ रहा है, ये रिफ्लेक्स अनुवंश रूप में सेंड होता जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऐच्छिक नियंत्रण के विकसित हो जाने पर विलुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रतिवर्त होते हैं, ठीक है, वो कब होते हैं, जब आपका मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के परिपक्व, जब आपकी जो मस्तिष्क है परिपक्व हो जाता है, तो कुछ रिफ्लेक्सेस विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें ऐच्छिक नियंत्रण होता है। आप जब कंप्यूटर में लगातार देखते हैं तो क्या होता है, आप पलक झपकना कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, जब मस्तिष्क विकसित होता है, शारीरिक विकास भी अग्रसर होता है। ठीक है, तो आपका ब्रेन भी डेवलप कर रहा है, साथ ही साथ आपका शारीरिक विकास भी हो रहा है। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, मांसपेशियां एवं तंत्रिका तंत्र परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे शिशु बढ़ेगा, उसकी क्या होंगी, जो मांसपेशियां हैं उनमें ग्रोथ होगी, उनका विकास होगा, और जो तंत्रिका तंत्र है वो भी परिपक्व होता है। और ये तंत्रिका तंत्र क्या कराते हैं, सूक्ष्म कौशलों का विकास करते हैं।
आधारभूत शारीरिक कौशलों के अंतर्गत वस्तुओं को पकड़ना एवं उनके पास पहुंचना। तो ये सब किस में आएगा? आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो प्रतिवर्त हैं शारीरिक, वो कौन से हैं? बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना और दौड़ना। तो ये सब क्या है? आधारभूत शारीरिक कौशल हैं। ये सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर शारीरिक विकास का अनुक्रम सार्वभौमिक होता है। ठीक है, तो कुछ अगर मान ले तो ऐसा नहीं कि इंडिया का बच्चा ही सिर्फ अपने घुटनों पे चलता है और जो चाइना का है, जापान के बच्चे हैं, वो सीधे खड़े होकर चलते हैं। ऐसा नहीं, ये सब क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। यहाँ का बच्चा, जो इंडिया का बच्चा जिस तरह से व्यवहार करेगा, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 2 महीने का, वैसा ही अन्य कहीं भी जो जीव होगा, मानव जीव, वो उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। क्योंकि क्या है, ये सब जो शारीरिक विकास हैं, जो पेशियाँ, रिफ्लेक्सेस हैं, ये सब क्या हैं? सार्वभौमिक हैं। अब देखते हैं उन्हीं बच्चों की, जब आप भी कभी बच्चे थे तो आपकी संवेदी योग्यताएं क्या थी। ठीक है, जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद वे अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकते हैं, तो ये तो हमने देख लिया पहले ही। और उनमें अन्य संवेदी क्षमताएं भी होती हैं। और कौन सी क्षमताएं होती हैं वो देखती हैं। नवजात शिशु जो हैं वो कुछ उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, ठीक है, करंट कह सकते हैं इसे आप, चेहरों को, जैसे कौन कौन से हैं, चेहरों को अन्य उद्दीपकों की तुलना में देखना पसंद करते हैं। ठीक है, यद्यपि यह पसंद जीवन के प्रथम कुछ महीनों में परिवर्तित होती है। अब बात करें प्रौढ़ों की तुलना में नवजात शिशुओं की दृष्टि कम आकी गई है। ठीक है, तो प्रौढ़ 35-40 वर्ष का जो उम्र का जो मनुष्य है, ठीक है, या आप 25-26 साल, इनकी तुलना की जाएगी शिशुओं से, तो क्या देखा गया है कि जो शिशुओं की दृष्टि होती है कम होती है। ठीक है, सुधार कब से प्रारंभ होता है? 6वें महीने से इसमें प्रारंभ होता है और लगभग 1 वर्ष की उम्र तक दृष्टि लगभग प्रौढ़ों के समान 20/20 हो जाती है। ठीक है, तो जो एक सामान्य विजन है, सामान्य दृष्टि क्या होती है? 20/20, तो 1 वर्ष की उम्र तक, ठीक है, बच्चे का विजन उतना ही हो जाता है। अब बात आती है कि क्या नवजात शिशु रंगों को देख सकते हैं? तो ये मतलब आज भी डिस्कशन का विषय है, लेकिन क्या होता है? पूर्ण रंग दृष्टि, है ना, मतलब सब रंग को पहचानना कब विकसित होता है? 3 माह की आयु तक विकसित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आप बच्चे सुन सकते हैं? नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने माँ के गर्भ से बाहर निकले, डॉक्टर ने जब आप बताया कि बधाई हो, आपके घर में लड़का या लड़की हुई है, उसके तुरंत बाद ही, भले ही आप शायद उस समय समझ ना पाएँ कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। ये बात हमने देखी। इसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे विकसित होता है, ध्वनि की दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होता है। नवजात शिशु क्या करते हैं? स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, किसके प्रति करते हैं? स्पर्श के प्रति, एवं वे पीड़ा की अनुभूति भी कर सकते हैं। उनको भी दर्द होता है। जैसे आपने देखा, बच्चों जब मारते हैं तो वो क्या करते हैं? रोने लगते हैं। घ्राण एवं स्वाद की दोनों क्षमताएं भी नवजात शिशुओं में होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी देखना, सुनना, करना, ठीक है, महसूस करना और स्वाद, ये सब जो भी आपके जो सेंस हैं, ठीक है, जो इंद्रियां हैं, ये बच्चे में शुरू से ही पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम संज्ञानात्मक विकास। आपका जो कॉग्निशन है किस प्रकार से विकास होता है? क्या एक 3 वर्ष का बालक चीज़ों को उसी प्रकार से समझेगा जैसा कि एक 8 वर्ष का बालक? आप याद करिए, जब आप बहुत ही छोटे थे, LKG UKG में कभी रहे होंगे, और जब आप थोड़े से बड़े हुए और जब आप 5वीं 6वीं ऐसी कक्षा में आ गए होंगे, तो आपके सोचने में काफ़ी अंतर रहा होगा। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, आप स्वयं सोचिए, 20 साल की उम्र में जो आपकी सोचने की क्षमता थी और आज जो आप 24 साल, 25 साल, 26 साल, डिपेंड करता है जितनी भी आपकी उम्र है, तो इसमें कुछ फ़र्क है कि नहीं? ऑब्वियसली फ़र्क होगा। सेम इसी प्रकार एक 3 वर्ष के और एक 8 वर्ष के बालक में भी फ़र्क होता है। बच्चे संसार, लेकिन क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। जीन पियागेट, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया है? बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। तो बच्चों को संसार के बारे में बताना नहीं पड़ता, वो क्या करते हैं? अपनी जो समझ है स्वयं की, इसकी रचना सक्रिय रूप से करते हैं। वो ऑटोमेटिकली अपने मन में देख के, सुन के करते रहते हैं। परिवेश से सूचनाएं उनके मन में मात्र प्रवेश ही नहीं करती, जो भी सराउंडिंग, जो भी परिवेश में वो रहते हैं, वहाँ से क्या होता है? जो सूचनाएं हैं उनके मन में मात्र प्रवेश ही नहीं करती। ठीक है, सिर्फ प्रवेश नहीं कर रही हैं, और क्या करती हैं? बल्कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, अतिरिक्त सूचनाएं अर्जित की जाती हैं और नए विचारों को अंतर्निहित करने के लिए वे अपने चिंतन का अनुकूलन करते हैं। ठीक है, तो बाहर से क्या हुआ? सराउंडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन आई, फिर उन्होंने इसका चिंतन किया और उसके बाद चीज़ों को आगे प्रोसेस किया, क्योंकि इससे संसार के बारे में उनकी समझ में सुधार होता है। ठीक है, पियाजे का मानना था कि शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बच्चों का मन विचारों की अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरता है। तो ये देखेंगे हम तालिका 4.2 में कि किस प्रकार से उन्होंने बताया है। प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है एवं आयु से संबंध रहती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपको बताया था कि हर स्टेज की, हर अवस्था की अपनी एक खूबी होती है और उसमें वो काम होना ही चाहिए। तो उनका ये कहना है कि प्रत्येक अवस्था में क्या होता है? चिंतन, जो थिंकिंग की बात आती है, एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है। एक किशोरावस्था का बालक और एक प्रौढ़ावस्था का मनुष्य
किस अन्य प्रकार से चिंतन का फ़र्क होगा, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए आप देखिए जो वोटिंग का अधिकार है ये 18 वर्ष के बाद दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि तब धीरे धीरे मनुष्य जो है वो एक प्रौढ़ अवस्था में होने लगता है, उसकी थिंकिंग बदलने लगती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वोटिंग का जो होता अगर हम 12 वर्ष में या 10 वर्ष में कर देते तो काफ़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि 18 वर्ष बाद भी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि यह सोचने का अलग तरीका है, ना कि सूचना की मात्रा, जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अधिक उच्च बनाती है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि सिर्फ सोचने का अलग तरीका है। ठीक है, सूचना वही आ रही है। चोरी करना बुरी बात है, एक 3 साल के बच्चे को, एक 8 साल के बच्चे को, एक 15 साल के और एक 20 साल के, एक 25 साल के, सबको मालूम है कि चोरी करना गलत बात है। लेकिन आप बस सोचिए कि जो चिंतन है, ठीक है, सोचने का तरीका है, ये सबका अलग अलग होगा। और यही क्या बताती है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अलग प्रकार से बनाती है जो अवस्थाएं हैं उनको। शैशवावस्था अर्थात जीवन के प्रथम 2 वर्ष के दौरान बच्चा ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से देखने, सुनने, स्पर्श करने, मुंह में डालने एवं पकड़ने के द्वारा इस संसार का अनुभव करता है। तो जैसे ही आपको पहले बता दिया है कि जो इंद्रियां काम करती हैं, तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, वो इंटरेक्शन करता है अपने परिवेश के साथ, ठीक है, वस्तुओं के साथ, और क्या करता है, चीज़ों को मुँह में डालता है, पकड़ना, हाथ से पकड़ता है, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें करता है। नवजात शिशु वर्तमान में रहता है। काश प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में रहे तो जीवन कितना आसान हो जाए, लेकिन जो नवजात शिशु है क्या करता है, वर्तमान में रहता है। उसको आगे और पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, उसकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर होता है, वह उसके मन से भी बाहर होता है। ठीक है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, उसके सामने एक टॉफ़ी रखी हुई है, आपने उस टॉफ़ी को हटा दिया तो उसके बारे में विचार नहीं करेगा कि इसने टॉफ़ी किसने ले ली या किसने इसको छीन लिया मुझसे। ठीक है, तो क्या करते हैं, उदाहरण यहाँ क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो छोटा शिशु इस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है, मान लीजिए आपने उसके सामने खिलौना रखा, वो जैसे ही पकड़ने को आ रहा है, आपने उसको छुपा के ऐसे फेंकने की आपने एक्टिंग की और उसको छुपा दिया, तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ी देर देखेगा कि आपने किस दिशा में फेंका है और उसके बाद वो दोबारा अपना खेलने लग जाएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभवों के परे नहीं जाते। ठीक है, तात्कालिक संवेदी अनुभव के परे नहीं जाते इस अवस्था में। ठीक है, तो क्या कहना है, अर्थात उनमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमिनेंस जो होता है वह इतने छोटे बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, जो हम प्रथम 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है उनमें वस्तु स्थायित्व, मतलब वो वस्तु अस्तित्व में है या नहीं है इसका उनको भास नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तात्कालिक संवेदी अनुभवों के परे नहीं जा पाते, उनको जो सामने दिख रहा है वह उसी में खुश है, आगे की बात वो नहीं सोचते हैं। यह चेतना या जानकारी कि जब वस्तु का प्रत्यक्षण नहीं होता है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है का अभाव होता है। तो जैसे ही आपने खिलौना हटा दिया, बच्चे को क्या लग रहा है कि खिलौना है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या डेवलप नहीं कर पाया है वो बच्चा अभी तक, वस्तु स्थायित्व, कि वो बच्चा फेंकने के बावजूद भी चीज़ें अस्तित्व में बनी हुई हैं। ठीक है, 8 माह की आयु तक धीरे धीरे बच्चा अपनी उपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो 8 माह तक की आयु जब होगी बच्चे की, तो क्या होगा, उसकी उपस्थिति में जो छुपाई गई वस्तुएं हैं उनका पीछा करना प्रारंभ कर देता है। इसी के साथ शिशुओं में वाचिक संप्रेषण का आधार उपस्थित होता है। ठीक है, वाचिक संप्रेषण क्या होता है, जब बच्चा 3 से 6 माह की आयु के बीच बबलाने से स्वरीकरण का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो जो क्या होता है, बच्चा के बोलना प्रारंभ कर देता है। अब हम देखते हैं सामाजिक संवेगात्मक विकास। आपका समाज, आपका इमोशन विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ करना है या नहीं करना है, जन्म से ही क्या होगा, वह सामाजिक प्राणी होगा। एक शिशु परिचित चेहरों को वरीयता देना प्रारंभ करता है। तो शिशु क्या करता है, जो परिचित चेहरे हैं उनको वरीयता देता है। ठीक है, आपके घर में जो शिशु है वो आपको वरीयता देगा, बजाय कि हम आपके घर में आ जाए तो हमको शायद पहचानने से मना कर देगा वो। ओके, और क्या करता है, कूकना एवं किलकारी भरने के द्वारा माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो जैसे ही वो कूकना वगैरह करता है तो मालूम पड़ता है कि माता पिता वहाँ पे उसके उपस्थित हैं या नहीं। 6 से 8 माह की आयु तक वे अधिक गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, 6 से 8 माह की आयु तक क्या होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं एवं अपनी माता के साथ रहना पसंद करने लगते हैं। ठीक है, उनको अपनी माँ बड़ी प्यारी लगने लगती है और माता के अलावा वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। या अपनी, जब वे नए चेहरों को देखकर डर जाते हैं, ठीक है, तो अपनी माँ से अलग कर दिए जाते हैं तो वे रोते हैं और पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो इतने छोटे बच्चे को अगर आप उसकी माता से अलग कर देंगे तो उसको घोर पीड़ा होगी और ये उसके आने वाले विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई भी बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में अगर अपनी माँ से दूर रहता है तो उसके दिमाग पे, उसके पर्सनैलिटी पे, उसके स्वतः पे, सब चीज़ पे इतना गंदा फ़र्क पड़ता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे आसक्ति की, जो होता है आपका अटैचमेंट। शिशु एवं उनके माता पिता पालनकर्ता के बीच स्नेह का जो सामूहिक बंधन विकसित होता है उसे आसक्ति कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे पेपर 2 में आप आसक्त अनासक्त मॉडल। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आसक्ति मतलब होता है अटैचमेंट। तो जो भी आपका अपने माता पिता से अटैचमेंट है आपके पैदा होने से लेकर आज तक, ये एक अलग प्रकार का है। ठीक है, हार्लो एवं हार्लो 1962 में जब हमारा कुछ चाइना के साथ युद्ध चल रहा था तब क्या हुआ था, एक प्राचीन अध्ययन किया। उन्होंने क्या कहा, बंदरों, अब देखिए हम यहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं हमारे अस्तित्व के लिए और वहाँ पे हार्लो एंड हार्लो बैठ के कुछ अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, बंदरों के बच्चे को बंदरों के बच्चे ने क्या किया, जन्म दिया और 8 घंटे बाद ही क्या किया, उनकी माँ से अलग कर दिया। सिर्फ 8 घंटे बाद, आप सोचिए। शिशु बंदरों को प्रायोगिक कक्ष में रखा गया एवं उनका पालन पोषण 6 माह तक कृत्रिम स्थानापन्न माताओं, ठीक है, एक तार से बनी हुई और दूसरी कपड़े के द्वारा किया गया। मान लीजिए उन्होंने 50 बच्चे उठाए होंगे, ठीक है, बंदरों के, उनको क्या किया गया, एक प्रायोगिक कक्ष में रखा गया जिसको 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक में रखे गए 25 बच्चे वैसे जिनका पालन पोषण किसने किया, 6 महीने तक ऐसी माताओं ने किया जो तार से बनी हुई थी। ठीक है, वो शायद कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की, किसी भी तार हो सकती है। और दूसरी 25 बच्चों को जो रखा था उन्होंने किस में रखा, जो माताएं काय से बनी हुई थी, कपड़ों से बनी हुई थी। ठीक है, जो कपड़ा होता है उसको बांध बूंद के बनाया होगा तो उससे किया था उनको। आधे शिशु बंदरों को तार से बनी माता ने, ठीक है, तो ये शिशु थे, इनको क्या किया, तार से बनी माता ने आधार प्रदान किया एवं आधों को किसने दिया, कपड़ों से बनी माता ने क्या प्रदान किया, आहार, जो पोषण था वो प्रदान किया। अब इस बात का ध्यान दिए कि बंदर शिशुओं को तार की बनी माँ ने आहार प्रदान किया एवं अथवा कपड़ों की बनी, उन्होंने कपड़े की माँ को वरीयता दी और उसके साथ अधिक समय व्यतीत किया। तो उन्होंने क्या बताया कि जो कपड़े की जो माँ बनाई थी उन्होंने कृत्रिम रूप से, उसको वरीयता दी और उसके साथ अधिक समय व्यतीत किया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आहार किसने दिया, तार से बनी माता ने या फिर किसने दिया, उनको दिया या फिर कपड़ों से बनी माता ने। ठीक है, यह अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि पौष्टिकता अथवा आहार प्रदान करना आसक्ति या लगाव के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि संपर्क सुख महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पौष्टिकता है, ठीक है, अथवा आहार प्रदान करना, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप अटैचमेंट कितना है, आपकी आसक्ति कितनी है। ठीक है, बल्कि क्या होता है, संपर्क सुख महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार का उदाहरण आपने भी देखा है कि जो बच्चे हैं अपने पसंदीदा खिलौना, ठीक है, टेडी बियर वगैरह, जो कंबल वगैरह होता है, उनके साथ क्या होता है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनकी जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो उनसे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो संपर्क सुख है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और स्वयं के बारे में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं और थोड़े से जब स्वतः के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं कि अच्छा ये सब चीज़ें सिर्फ समय के लिए आसक्ति दे सकती हैं, तो क्या करते हैं, इन वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। आजकल तो बच्चे अपने माता पिता का भी परित्याग कर देते हैं, वो और बात है। मानव शिशु अपने माता पिता अथवा देखरेख करने वालों के प्रति भी आसक्ति विकसित करते हैं। ठीक है, तो मानव शिशु जो है क्या करते हैं, माता पिता के साथ तो करते ही आसक्ति, लेकिन साथ ही साथ जो उनका देखरेख करता है, घर में जो बाई वगैरह आया वगैरह होती हैं किसी किसी के यहाँ, उनके प्रति भी क्या होती है, आसक्ति विकसित करते हैं। ठीक है, जो लगातार उपयुक्त ढंग से उनके प्यार और दुलार के संकेतों का उपयुक्त प्रत्युत्तर देते हैं। एरिक एरिक्सन 1968, ये नाम ध्यान रखिएगा, बार बार आएगा, के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जब आप पैदा हुए, गर्भ से बाहर निकले, आप प्रसव पूर्व अवस्था कंप्लीट की, जैसे ही आपने शैशवावस्था प्रारंभ की, वह तब से लेके 1 वर्ष तक क्या होता है, आपका जो आसक्ति का विकास है, जो अटैचमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह विश्वास अथवा अविश्वास के विकास की अवस्था को निरूपित करता है। तो यही जो समय आपके साथ जो भी बीता होगा बचपन में, उस प्रथम 1 वर्ष में, यह बता देगा कि आपको कितना विश्वास है और कितना अविश्वास है अपने परिजनों के साथ, मीन्स माता पिता और जो भी आपकी देखरेख कर रहा हो उनके साथ में। विश्वास का बोध भौतिक सुख की अनुभूति पर निर्भर होता है, जो संसार के प्रति एक प्रत्याशा विकसित करता है कि यह सुरक्षित और अच्छा स्थान है। ठीक है, विश्वास यह बताता है कि क्या करता है, एक ऐसी प्रत्याशा विकसित करता है जो बताता है कि यह सुरक्षित और अच्छा स्थान है, इनके साथ मैं रहूँगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा। बच्चों में विश्वास का बोध सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील पैतृक प्रभाव द्वारा विकसित होता है। ठीक है, तो जो भी प्रभाव होगा कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील। यदि माता पिता संवेदनशील हैं, स्नेहिल हैं एवं उनमें स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं, यह बच्चे में परिवेश को जानने का मजबूत आधार प्रदान करता है। ऐसे बच्चों में सुरक्षित लगाव के विकास की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा कोई परिवार है जो ध्यान देता है, संवेदनशील है, जो बच्चा उनका चाह रहा है, बोल रहा है ना, उनको स्नेह देते हैं, उनको स्वीकृति, उनको उनकी हाँ में हाँ, प्रत्येक बार नहीं लेकिन जहाँ जायज़ है वहाँ करते हैं, तो ऐसे बच्चों को अच्छा परिवेश मिलता है, उनको सुरक्षित लगाव का विकास होता है उनके साथ।
लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, यदि माता पिता असंवेदनशील हैं एवं बच्चों की प्रत्येक बात को नकारते हैं कि नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो इससे क्या होता है, बच्चों में आत्मसंदेह की भावना विकसित हो जाती है, जो बहुत ही खतरनाक है। सुरक्षित लगाव वाले बच्चे गोद में लेने पर सकारात्मक व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे माता पिता जिनके साथ क्या है, सुरक्षित लगाव वाले बच्चे हैं, उनको जैसे ही आप गोद में लेंगे तो क्या करेंगे, वो सकारात्मक व्यवहार करेंगे, आपके साथ स्वतंत्रतापूर्वक घूमेंगे एवं खेलेंगे। लेकिन जो असुरक्षित लगाव वाले बच्चे हैं, उनके साथ क्या होगा, दुश्चिंता होगी, उनकी अनुभूति होगी, रोना स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी होता होगा कि आपने किसी बच्चे को उठाया और वो रोने लगा, ठीक है, खिलाने के लिए आपने लिया और वो रोने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या होगा, असुरक्षित लगाव। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी जो पेरेंटिंग है, उसके जो माता पिता है, उनका स्वभाव किस प्रकार से है, ठीक है। तो हमको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है इन सब चीज़ों से भी, क्योंकि उनमें क्या पाया गया है, भय पाया जाता है और वे विचलित हो जाते हैं। स्नेहिल प्रौढ़ों के साथ घनिष्ठ अंतःक्रियात्मक संबंध प्रथम चरण होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जब बोलते हैं घर में दादा दादी नाना नानी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, संवेदनशील एवं स्नेहिल प्रौढ़ों के साथ अगर उनका संबंध जो है, अंतःक्रियात्मक संबंध जो है, ये कौन सा चरण होता है, प्रथम चरण होता है। तो जैसा उनके साथ वो अंतःक्रिया करेंगे, जैसा इंटरेक्शन करेंगे, तो इतना क्या होगा, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनते जाएंगे। तो ये कौन सा चरण होता है, सबसे पहला प्रथम चरण होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा शैशवावस्था की बातें। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाल्यावस्था, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।